क्लेम कर। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने IARI पूसा नई दिल्ली में पराली प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, पराली का प्रबंधन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को केंद्र द्वारा पराली प्रबंधन के लिए दी गई 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मदद। दिल्ली NCR में हवा लगातार बनी हुई है जहरीली। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 500 के करीब पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से मास्क पहनने का किया आग्रह। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के 22 जिले के उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जाहिर की चिंता। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को चर्चा के लिए बुलाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कृषि भारतीय पहचान का है केंद्र, हमारी परंपरा और जीने का है तरीका। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में CII एग्रोटेक 2022 के 15वें संस्करण का किया उद्घाटन। किसानों से जलवायु परिवर्तन और कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाने का किया आह्वान। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। दिल्ली का दम जहरीले धुएं में घुट रहा है और उधर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लोग आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सांस के रोगियों को घर में ही रहने की सलाह देनी शुरू कर दी है। देश की राजधानी ने धुंध की चादर लपेट ली है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग उन राज्यों में युद्ध स्तर पर किया है जहां पराली जलाने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पूसा डिकम्पोजर से उन प्रभावित गांवों में इसके सफल क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसमें वैसे किसानों ने भाग लिया जो अपने खेतों में पराली जलाने के बजाय डिकम्पोजर के द्वारा पराली को गलाने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिकम्पोजर के अधिकाधिक प्रयोग के लिए 3000 करोड़ से भी अधिक की राशि 4 राज्यों को दी गई है। इसमें पंजाब को सबसे अधिक राशि प्रदान की गई है। पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही सफल है, सरल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूँगा और किसान भाइयों बहनों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि पूसा डिकम्पोजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सम्मेलन में दूर दूर से आए किसानों ने बताया कि पूसा डिकम्पोजर के प्रयोग से एक तो पराली को जलाना नहीं पड़ता, दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। इससे फायदा ये है जी, तो फसल अच्छी होगी, खेतों में गुणवत्ता बढ़ेगी, इससे फायदा बहुत है। डिकम्पोजर किसानों के लिए नहीं, ये फसल के लिए, धरती माता के लिए बहुत लाहेवंद है। जो इसका सही सदुपयोग करता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। डिकम्पोजर तो है तो बेस्ट है, लेकिन इसको क्या है, किसानों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि पुप्सा वाले हैं, इन्होंने एक अमृतसर में कैंप लगाया हुआ है और हमारे होशियारपुर में लगा हुआ है। अगर ऐसे कैंप हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लगें तो पंजाब में भी अगर किसानों को पता हो तभी तो इस साइड में जाएंगे। खेत में छिड़काव करने वाले किसान बताते हैं कि उन्हें कम से कम 10 दिन में पूसा डिकम्पोजर मिलता है और छिड़काव के बाद करीब 15 दिन तक पराली को खाद में बदलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर जुताई से पहले कुछ दिन तक खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पराली खाद में बदल जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूसा डिकम्पोजर के इस्तेमाल से मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगली फसल से अधिक पैदावार को लेकर किसानों को इसका लाभ भी प्राप्त होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित पूसा डिकम्पोजर 3 रूपों में उपलब्ध है, द्रव्य के रूप में, पाउडर के रूप में और कैप्सूल के रूप में। आप इनका प्रयोग करें, पराली को जलाएं नहीं बल्कि गलाएं ताकि वो आगे चलकर खाद बन सके। और
प्रदूषण की जो समस्या है उससे भी निजात हम पा सकेंगे अगर हम पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करेंगे। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। हालात ये हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 450 के करीब पहुंच गया है। जाहिर है हालात बिगड़े तो सरकार को कई कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन कदमों से संतुष्ट नहीं है और उसने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को चर्चा के लिए बुलाया है। उधर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के 22 जिलों के उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। इन सबके बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाके पूरी तरह से गैस चेंबर में बदल चुके हैं। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक समय पर रिकॉर्ड 476 दर्ज किया गया। दमघोटू हवा की वजह से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में काले धुएं की हल्की परत बीते 3 दिन से लगातार छाई हुई है और वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली की जहरीली आबोहवा ने लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ पेपर जो आया था 2017 में, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ऑलमोस्ट 1.24 मिलियन डेथ्स इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। और कई पेपर्स ने ये दिखाया है कि चाहे सांस की तकलीफ़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियाँ जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। हम ये कह सकते हैं कि ये इस आदमी की डेंगू से मौत हुई, इस आदमी की कोविड से मौत हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन से कहना वो मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसको बिगाड़ के की सीवियरिटी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे आईसीयू एडमिशन हो जाती है और डेथ हो सकती है। दिल्ली की हवा में फैले प्रदूषित जहर का प्रमुख कारण पंजाब में बड़ी मात्रा में पराली जलाए जाने को ठहराया जा रहा है, जिसे लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 22 जिलों के उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पिछले दिनों पराली जलाने के मामलों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए किए जा रहे कार्रवाई को तत्काल तेज करने के निर्देश दिए गए। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने की कोशिश से आयोग संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को विस्तृत चर्चा के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड पर 10 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। हालात की गंभीरता के मद्देनजर दिल्ली और पंजाब सरकार पर विपक्षी भाजपा लगातार निशाना साध रही है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वादा किया था, लेकिन इस पर वो पूरी तरह से फेल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण को कम करने में असफल रही है। वहीं भाजपा ने केजरीवाल के पुराने वीडियो दिखाए और केजरीवाल से जवाब मांगा कि वक्त नसीहत देने और जिम्मेदारी से भागने का नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि आखिर दिल्ली गैस चेंबर क्यों बनी हुई है। पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। हवा गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा में भी 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में निजी कार्यालयों से भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर जाने का अनुरोध किया है। इस बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में पंजाब सीएम को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि कृषि हमेशा से भारतीय पहचान का केंद्र रही है और एक राष्ट्र के रूप में हम तभी समृद्ध हो सकते हैं जब हमारा कृषि क्षेत्र विकसित हो। शुक्रवार को चंडीगढ़ में CII एग्रोटेक 2022 के उद्घाटन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा साथ साथ चलती हैं। उन्होंने कहा कि भोजन की कमी, पानी की कमी और अभूतपूर्व जलवायु संकट का सामना करने वाली दुनिया में बाजरा की खेती पर ध्यान दिया जाना भूख से निपटने का एक स्मार्ट समाधान के तौर पर सामने आता है। भारत is on the rise as never before. It's a global recognition. Our rise is unstoppable. And in this rise, farmer is the spine. Farmer has played a critical role. Reflect the time when a great Prime Minister of this country, Lal Bahadur Shastri, gave the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना और कुसुम योजना जैसी किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सकारात्मक कदमों को सूचीबद्ध करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान भारत की विकास की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी चिंताओं को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। PM किसान सम्मान निधि, thrice a year, every farmer, irrespective of farm holding, will get 2,000 rupees each, which means 6,000 rupees a year, and that to such a large segment has contributed massively. This is a very visionary step in favor of our Annadatas, and I am sure it is on account of such revolutionary affirmative steps that we can take pride now as largest producer of millets, pulses, milk and jute in the world. We are the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, vegetables, fruits and cotton. The progress that has been made has to go to incremental trajectory. Our Amrit Kal must see a greater attention being given to our Annadata. We must do everything to make the life of our Annadata very comfortable. जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा उत्सव मनाया गया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव 2022 का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। 75 से अधिक स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गंगा उत्सव की विभिन्न गतिविधियां केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर वास्तविक रूप से और वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। इस बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में केंद्रीय मंत्रियों सहित गंगा संरक्षण से जुड़े तमाम विशेषज्ञ और कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छ गंगा कोष में प्रमुख योगदान देने वालों को सम्मानित करना, लोगों को नदियों से जोड़ने के लिए प्रेरित करना इसका मकसद है। खान पान उत्सव के रूप में गंगा से सटे राज्यों के पकवानों के स्टॉल लगाए गए हैं। फिल्म स्क्रीनिंग और कहानी सुनाने का सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। गंगा को स्वच्छ रखना और संरक्षित करना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। इस आने वाले 25 साल देश में इस पानी के बारे में, इस नदियों के बारे में, हमारे माता गंगा के बारे में एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति का इसको बचाने के लिए, इसको अच्छे गांव-गांव को पहुंचाने के लिए हम जिम्मेदारी लेना चाहिए। कोशिश गंगा उत्सव 2022 को नदी उत्सवों के एक मॉडल के रूप में विकसित करने की है।
गंगा उत्सव 2022 कला, संस्कृति, संगीत, ज्ञान, कविता और कहानियों का एक रोमांचक मिश्रण होगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राजस्थानी लोक नृत्य के साथ ही प्रसिद्ध कलाकारों के शानदार नृत्य और संगीत भी प्रस्तुत होंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक नृत्य को भी प्रस्तुत किया गया। गंगा उत्सव 2022 में युवाओं को शामिल करने के लिए कठपुतली शो, फिल्म स्क्रीनिंग, पेंटिंग, पोट्री और नेस्ट मेकिंग वर्कशॉप, बुक स्टॉल जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। बहुत सारी एक्टिविटी जैसे कि गंगा जल को साफ करने के लिए हम घाट भी बनाए हैं दोनों तरफ, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गंगा का दो जो किनारा है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा बहुत सारी एक्टिविटी, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, और भी एट्रैक्शन करने के लिए कुछ कार्यक्रम ऐसे जैसे हम टूरिज्म का भी डेवलपमेंट किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2017 से हर वर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा संरक्षण के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। इस बार गंगा उत्सव का जोर भी युवाओं को साथ लेकर चलने का है। कोशिश स्कूली बच्चों को गंगा क्वेस्ट और स्टोरी टेलिंग जैसे कार्यक्रमों के जरिए गंगा पुनरुद्धार से जोड़ना है। गंगा से सटे तमाम राज्यों में गंगा उत्सव एक साथ मनाया गया। तो एक बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा उत्सव बना रहा है और इसमें तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि अर्थ गंगा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और साथ ही साथ स्वच्छता और निर्मलता का जो महाअभियान चलाया गया है गंगा को लेकर के, उसमें युवाओं को भी जोड़ा जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं मंडी खबर की। कैसा रहा मंडी में अनाज का भाव, जानते हैं। चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 5000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी उड़द की बुआई 92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 87,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 3 नवंबर को उड़द का भाव रहा 7,305 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में 275 रुपए की गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 7,030 रुपए पर, जबकि राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 3 नवंबर को यहां उड़द का भाव था 6,605 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 245 रुपए उछलकर 6,850 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 3 नवंबर को उड़द का भाव रहा 6,450 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 नवंबर को उड़द 8,000 रुपए पर बिकी। मुजफ्फरनगर मंडी में गुरुवार को उड़द का भाव था 8,200 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को तिल की आवक सामान्य रही। बात भाव की करें तो राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धोराजी और भगत की कोठी मंडी में तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 नवंबर को सफेद तिल का भाव रहा 11,955 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 11,955 रुपए पर बना रहा, जबकि राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 3 नवंबर को यहां तिल का भाव था 12,265 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 185 रुपए उछलकर 12,450 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में तिल के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 नवंबर को तिल 11,260 रुपए पर बिका। चालू रबी सीजन के दौरान तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी तिल की बुआई 1,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 2,000 हेक्टेयर में हुई थी।
और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उड़द और मूंग की फसल में इस समय पत्ती धब्बा रोग देखा जाता है। ऐसे में यहाँ के किसान नियमित रूप से फसल की देखभाल करें। संक्रमित पत्तियों को शुरुआती अवस्था में ही हटाकर खेतों से दूर फेंक दे। लेकिन अगर संक्रमण ज्यादा है तो विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का स्प्रे करें। यहाँ संतरे के बगीचों में किसान जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। इस मौसम में संतरे में फल चूसक कीट का खतरा देखा जाता है। ऐसे में बागों की विशेष देखभाल करें और कीटों से बचाव के लिए उचित दवाओं का इस्तेमाल करें। इस मौसम में टमाटर में अगेती तुषार रोग देखा जाता है। ऐसे में टमाटर की फसल की अच्छे से देखभाल करें। जिन पौधों में रोग का प्रकोप अधिक दिखाई दे उन्हें हटाकर खेतों से दूर फेंक दे और साथ ही जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। असम के किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ गेहूं की सोनालिका यूपी 262, K7410, WH 291 और HDR 77 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। असम के किसान मसूर, राजमा, मटर और अलसी के लिए खेत तैयार कर ले। असम में उड़द और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर ले और धूप में सुखाकर इनका उचित भंडारण कर ले। असम में इस समय बैंगन की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान बैंगन की पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा वैराब जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। असम में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ के किसान आलू की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। यहाँ आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति और कुफरी सिंदूरी जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। वैसे तो बरसात की जल विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के दौरे पर। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाली है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पोरबंदर निर्वाचन क्षेत्र से अर्जुन मोड़वाड़िया को टिकट दिया है, जबकि राजकोट से हितेश भाई एम वोरा को उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर मितेश गुरासिया झालौद से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
भारत ने उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों से शांति और सुरक्षा काफी प्रभावित हो रही है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि मिसाइल परीक्षण सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान चलाते हुए 2 आतंकियों को पकड़ा है। सोपोर पुलिस ने बारामूला पुलिस के साथ मिलकर लश्कर के 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकियों के पास से एक पिस्टल मैगजीन, पिस्टल राउंड, विस्फोटक उपकरण, ग्रेनेड सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार एक्सप्रेस वे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के बीदर में एक सड़क हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 11 घायल हुए हैं। महिला ऑटो रिक्शा में अपने काम से घर लौट रही थी। एक ट्रक ने बेमालखेड़ा सरकारी स्कूल के पास ऑटो को टक्कर मार दी। झारखंड में कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग ने कल भी झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जागरूक बनिए, कैंसर से बचिए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर डीडी किसान की खास पेशकश। कैंसर जागरूकता से होगा बचाव। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर।